1500 साल पहले एक ऐसा समय था जब दुनिया आज के जैसी नहीं थी। जब दुनिया में न इंटरनेट था, न फोन, दूरियां बहुत ज्यादा थी और कम्युनिकेशन के साधन बहुत कम। एक जगह थी जहां दुनिया भर के स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, नालंदा। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसका मकसद सिर्फ शिक्षा देना नहीं था, बल्कि एक बेहतर भविष्य की नींव रखना था। नालंदा सिर्फ इमारत नहीं, ज्ञान का समुंदर था जिसमें डुबकी लगाने वाले हर स्टूडेंट को कुछ नया सीखने को मिलता था। जहां से एशिया भर में ज्ञान की लहरें फैली और हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देने लगी। कोरिया, जापान, चाइना से लोग यहां आते थे। तिब्बत, इंडोनेशिया, टर्की जैसे दूर दराज देशों से भी लोग यहां ज्ञान की तलाश में पहुंचते थे। लोग हजारों मील दूर से यहां सिर्फ पढ़ने आते थे, ज्ञान की प्यास बुझाने आते थे। नालंदा का नाम ही उसकी पहचान था और इसकी पहचान दूर दूर तक फैली हुई थी। जब यूरोप अंधेरे युग में था और ज्ञान की रोशनी से दूर था, भारत में ज्ञान का सूरज चमक रहा था और उसका केंद्र था नालंदा। यह भारत का स्वर्णिम युग था। यह दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जहां स्टूडेंट्स और टीचर्स एक साथ रहते थे। 10,000 छात्र, 2,000 शिक्षक थे जो दिन रात ज्ञान की चर्चा में लगे रहते थे। एक साथ रहते और पढ़ते थे और एक दूसरे से सीखते थे। स्टूडेंट्स पहाड़ लांघ कर, मुश्किल रास्तों को पार करते हुए, रेगिस्तान पार कर, तपते हुए रेगिस्तान में भी हिम्मत न हारते हुए, समुंदर चीरते हुए यहां आते थे अपने सपनों को पूरा करने। सिर्फ एक मकसद, नालंदा पहुंचना और ज्ञान प्राप्त करना। नालंदा एक विचार था, एक ऐसा विचार जो ज्ञान की महत्ता को समझता था। जहां हर विषय पर चर्चा हो, तर्क को सर्वोपरि माना जाए और सत्य को खोजने की कोशिश की जाए और ज्ञान को सीमाओं में न बांधा जाए बल्कि यूज हर दिशा में फैलाया जाए। इसकी स्थापना मानवता के लिए हुई थी। ज्ञान की रोशनी कभी बुझ न पाए और हमेशा जगमगती रहे। नालंदा ने दुनिया को दिखाया कि भारत सिर्फ सोने की चिड़िया नहीं, ज्ञान की भी चिड़िया था और हमेशा रहेगा। यहां से लोग सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि एक जीवन भर का अनुभव लेकर जाते थे, एक नई सोच और भारत की संस्कृति का अंश ले जाते थे जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता था। नालंदा की कहानी हर भारतीय के लिए गर्व की बात है और हमेशा रहेगी। यह एक धरोहर है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। नालंदा के पीछे था गुप्ता सम्राट कुमारगुप्ता का एक दूरंदेशी सपना, एक ऐसा सपना जो उनके दिल में भारत के लिए था। भारत को ज्ञान की राजधानी बनाना, एक ऐसा केंद्र जहां से बूढ़ी और इल्म की रोशनी पूरे देश में फैल सके। 5वीं शताब्दी में गुप्ता साम्राज्य अपने शिखर पर था, एक ऐसा दौर जब देश ने आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि देखी। कुमारगुप्ता जानते थे सेना और धन से नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कृति से ही कोई भी साम्राज्य वास्तव में मजबूत होता है। उनका यह विश्वास था कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा केंद्र बनाया, एक ऐसी जगह की नींव रखी जहां वेद, पुराण और दर्शन जैसे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन होता था। विज्ञान, गणित, खगोल जैसे विषयों पर भी गंभीर चिंतन और शोध होता था। चिकित्सा, तर्क सब कुछ पढ़ाया जाता था। यह एक संपूर्ण शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था और नालंदा में इसकी गहराई से शिक्षा दी जाती थी। लेकिन नालंदा सभी धर्मों और विचारधाराओं का मंच बना जहां हर किसी को अपने विचार रखने और दूसरों से सीखने की आजादी थी। नालंदा मगध का हिस्सा आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा था। यह एक पवित्र भूमि थी। बुद्ध और महावीर यहीं विचरण कर चुके थे, इस भूमि को अपने पवित्र चरणों से स्पर्श कर चुके थे। कुमारगुप्ता ने विशाल विहार बनवाया, एक शानदार मोनेस्ट्री की स्थापना की। उनके उत्तराधिकारियों ने इसका विस्तार किया। हर नए शासक ने कुछ नया जोड़ा, इसकी शोभा और उपयोगिता को बढ़ाया। नालंदा एक प्रोजेक्ट था जिसे कई पीढ़ियों ने मिलकर बनाया, एक ऐसा सपना जो हर गुजराते समय के साथ और भी बड़ा होता गया। राजाओं ने सिर्फ धन नहीं, स्वायत्तता भी दी। उन्होंने इसकी आजादी को भी संरक्षित किया। नालंदा अपने नियम, प्रवेश प्रक्रिया, प्रशासन से चली। यह एक स्वतंत्र संस्था थी। शासक सिर्फ संरक्षण करते, हस्तक्षेप नहीं। उनका काम सिर्फ मदद करना था, निर्देश देना नहीं। इसी वजह से नालंदा 700 साल तक ज्ञान का स्वतंत्र केंद्र बना रहा, बिना किसी दबाव के। कुमारगुप्ता का सपना एक हकीकत बन गया, एक ऐसी हकीकत जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत में कितनी बूढ़ी और क्षमता है, जिसकी चमक पूरी दुनिया में थी और जहां दूर दूर से विद्यार्थी आकर ज्ञान प्राप्त करते थे। नालंदा भारत के गौरव का अनंत स्तंभ बन गया, एक ऐसा स्तंभ जो हमेशा ज्ञान और शिक्षा के महत्व की याद दिलाता रहेगा। नालंदा का स्वर्णिम युग जब चीनी यात्री छुआनजांग यहां आए,
यूनिवर्सिटी अपनी कीर्ति के शिखर पर थी। 10,000 स्टूडेंट्स, 2,000 टीचर्स, ये आज भी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए सपना है। चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, पर्शिया, टर्की, स्टूडेंट्स दुनिया भर से आते थे। नालंदा एक मेल्टिंग पॉट था। अलग संस्कृतियां, भाषाएं, विचार यहाँ मिलते थे। च्वानजांग ने गोबी रेगिस्तान, पामीर के पहाड़ पार किए। नालंदा की कशिश ही ऐसी थी। एडमिशन कठिन था, द्वार पंडित कठिन प्रश्न पूछते, सिर्फ प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स ही अंदर जा पटे। 10 में से 2 या 3 ही पास करते। यहाँ सिर्फ समर्पित छात्रा ही आते। शिक्षा मुफ्त ही रहना, खाना कप दे, किताबें सब यूनिवर्सिटी उठाती थी। फंड रजाओं और व्यापारियों के दान से आता था। 200 गांव का राजस्व नालंदा को मिलता था। नालंदा ने दिखाया, जब समझ ज्ञान को सबसे ऊपर रखता है, वो बुलंदियों को छू सकता है। नालंदा का कैंपस एक पूरा शहर था। विहार, मंदिर, झीलें, उद्यान, लाल ईंटों की इमारतें। शुआनजंग कहते हैं, कुछ विहार बादलों को छूटे थे। हर विहार में स्टूडेंट्स के कमरे, अध्ययन कक्ष, प्रार्थना स्थल, सब कुछ था। लेकिन असली पहचान उसके विद्वानों से थी। नागार्जुना, आर्यभट्टा, धर्मपाला, शिलाभाद्रा जैसे महान दिमाग यहां से जुड़े थे। शिलाभाद्रा शुआनजांग के समय कुलापति, योगाचारा दर्शन के ज्ञाता थे। इन विद्वानों ने ज्ञान की सीमाओं को फैलाया। उनकी रचनाएं सदियों तक प्रभावित करती रही। नालंदा में पढ़ाई का तरीका अनोखा था। डिबेट, वाद विवाद, डिस्कशन पर जोर। हर विचार को तर्क की कसौटी पर कसा जाता था। स्टूडेंट्स चिंतक बनते थे। नालंदा की सबसे बड़ी धरोहर उसकी लाइब्रेरीज, रत्नसागरा, रत्नोदाधी, रत्नरंजका। रत्नोदाधी 9 मंजिला थी। लाखों पांडुलिपियां, धर्म, दर्शन, साहित्य, विज्ञान, गणित, कला का खजाना। ये पुस्तकालय ज्ञान के मंदिर थे। मानवता का सारा ज्ञान सुरक्षित था। नालंदा की ये संपत्ति पूरी दुनिया के लिए अनमोल थी। हर कहानी में विलन होता है, एक ऐसा किरदार जो नायक के सफर में अंधेरा लाता है। नालंदा की कहानी का विलेन था बख्तियार खिलजी, एक ऐसा शख्स जिसकी क्रूरता ने इतिहास के पन्नों को खून से रंग दिया। 1193 एडी खिलजी ने नालंदा पर हमला किया, एक ऐसी बर्बरता जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसने नालंदा पर हमला किया, उसे किला समाजकर या ज्ञान का विरोध करते हुए। शायद वो ज्ञान की शक्ति से डर गया था। हजारों छत्रा और आचार्य जो कभी तलवार नहीं पकड़ते थे, उनके हाथों में तो सिर्फ ज्ञान की शक्ति थी। वो खिलजी की सेना के सामने थे, एक ऐसी सेना जो सिर्फ तबाही मचने आई थी। ज्ञान के पुजारियों का कत्ल, एक ऐसी घटना जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। विहारों और मंदिरों का विनाश, यह सिर्फ पत्थर और ईंटों का नुकसान नहीं था, बल्कि सदियों की विरासत का नुकसान था। नालंदा पर यह हमला सिर्फ इमारत पर नहीं, ज्ञान पर था। एक ऐसी साजिश जो अंधेरे को फैलाना चाहती थी। खिलजी ने लाइब्रेरीज को आग लगा दी, एक ऐसी आग जो ज्ञान को राख करने के लिए बेचैन थी। रत्नसागरा, रत्नोदाधी, रत्नरंजका, लाखों पांडुलिपियां जल गई। हर एक पांडुलिपि में छुपा था सदियों का ज्ञान। तिब्बतन इतिहासकार कहते हैं, पुस्तकालय महीनों तक जलते रहे। आग की लपटें आसमां को छू रही थी। उन किताबों में सदियों का अनुभव, खोजें, दर्शन, विज्ञान था, जो इंसानियत को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता था। सब राख हो गया, एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। कितने ही ग्रंथ, आर्यभट्टा, चाणक्य जैसे महाविद्वानों की रचनाएं, सुश्रुता, नागार्जुना के ज्ञान की गहराइयां उस आग में जल गए। एक ऐसी आग जो कभी बुझाई नहीं जा सकती। यह सिर्फ भारत का नहीं, मानवता का नुकसान था। एक ऐसी विरासत जो हमेशा के लिए खो गई। एक झटके में ज्ञान का समुद्र राख बन गया, और उस राख में छुपी थी सदियों की पीड़ा। 1193 एडी का वो दिन भारतीय इतिहास का सबसे अंधकार पन्ना बन गया। एक ऐसी काली रात जिसकी सुबह कभी नहीं हुई। नालंदा जो कभी ज्ञान का सुराज था, बुझा दिया गया। लेकिन उस बुझे हुए सुराज की राख में आज भी ज्ञान की चिंगारियां मौजूद हैं। खिलजी का हमला एक युग का अंत था। नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी सब नष्ट हो गए। यह सोची समझी साजिश थी भारत के बौद्धिक केंद्रों को तबाह करने की। जो विद्वान बच गए, तिब्बत, नेपाल, अन्य देशों में चले गए, कुछ पांडुलिपियां बच गई। नालंदा के ग्रंथ आज भी भारत में नहीं, तिब्बत के मथों में मिलते हैं। ज्ञान ने भारत से पलायन कर लिया। नए विचार, खोजें, दर्शन बैंड हो गए। भारत जो कभी ज्ञान का निर्यातक था, धीरे धीरे पिछड़ने लगा। नालंदा के विनाश ने खाली जगह छोड़ दी, सदियों तक भारी नहीं जा सकी। संगठित शिक्षा का सिस्टम गिर गया। नालंदा की कहानी किसे कहानियों में सिमट गई। इमारतें मिट्टी के ढेर में दब गए, लोग भूल गए। लेकिन विचार कभी नहीं मरते। ज्ञान हवा की तरह है,
अपना रास्ता ढूंढ लेता है। तिब्बत गए विद्वानों ने वहां ज्ञान की ज्योति जिंदा रखी। नालंदा की आत्मा जिंदा रही, ज्ञान को कैद नहीं किया जा सकता। सदियां बीत गए, नालंदा मिट्टी के नीचे दफन रहा। 19वीं सदी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने श्वनजांग के ट्रैवलॉग्स से नालंदा के खंडहार खोज निकाले। मिट्टी के नीचे से विशाल विहार, स्तूपा, मंदिर, भवन निकले। दुनिया हैरान रह गई। नालंदा के खंडहार उसके स्वर्णिम अतीत की गवाही देते हैं। उसकी असली विरासत ज्ञान परंपरा में है। तर्क, वाद विवाद, आलोचनात्मक चिंतन। नालंदा ने दिखाया यूनिवर्सिटी कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र, सहिष्णु, ज्ञान को समर्पित। 2014 में नालंदा यूनिवर्सिटी दोबारा स्थापित हुई, नए आधुनिक कैंपस के साथ। भारत के साथ अन्य एशिया के देश भी सहयोग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन रहा है। 2016 में यूनेस्को ने इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया। दुनिया ने नालंदा की विरासत को सलाम दिया। नालंदा सिर्फ भारत की नहीं, मानवता की धरोहर है। नालंदा का पुनर्जन्म एक उम्मीद है। ज्ञान का सूरज फिर से उगता है। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, भारत की आत्मा, बौद्धिक क्षमता, विश्वगुरु होने का प्रतीक है। यहां ज्ञान को पूजा जाता था। सच की खोज सबसे बड़ा धर्म था। नालंदा ने दिखाया ज्ञान से दिल जीतने वाला साम्राज्य सदियों तक कायम रहता है। नालंदा का साम्राज्य दिलों और दिमागों पर था, खिलजी उसकी आत्मा नहीं मार सका। नालंदा हमें याद दिलाता है हमारा इतिहास गौरवशाली है। नालंदा की कहानी हर भारतीय बच्चे को सुनानी चाहिए, यह प्रेरणा का स्रोत है। नए भारत के निर्माण में नालंदा के आदर्श हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। नालंदा की राख में अब भी वो चिंगारी है जो देश को रोशन कर सकती है। नालंदा जिंदाबाद था, है और रहेगा।